वेलकम टू टेक्नो आईसीडीसी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें हम आज लेकर आए हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में, पदार्थ के गुणधर्म में। आज का टॉपिक है हमारा सरफेस एनर्जी, कैपिलरिटी, कैपिलरी ट्यूब, और ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके पहले का वीडियो शायद आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा, उसी के बेसिस पे आज हम आगे दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसे पढ़िए, देखिए, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एनर्जी, ठीक है। सरफेस एनर्जी क्या होती है कि जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर है, ये लिक्विड है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। हमको पता है कि सारा पदार्थ किससे मिलके बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से। तो इन अणुओं में किसी भी लिक्विड के अणुओं या मॉलिक्यूल्स में जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उपस्थित स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी को ही उसकी सरफेस एनर्जी कहा जाता है, उसकी सरफेस एनर्जी कहा जाता है। या इसका दूसरे वे में बोला जाए तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को इसकी सतह से ऊपर लाने के लिए, मतलब सतह से ऊपर लाने के लिए जितनी एनर्जी की क्योंकि यहाँ पे है तो वो क्या है, स्टैटिक एनर्जी लेके बैठे हैं सारे मॉलिक्यूल, सबकी अपनी अपनी स्टैटिक एनर्जी है। यदि इसको इस जगह से हिलाना है तो इसकी स्टैटिक एनर्जी के बराबर इसमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी, तब हिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको सतह से ऊपर तक लाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी कहलाती है। तो ये होती है सरफेस एनर्जी किसी भी लिक्विड की। तो फिर से ही बता देते हैं इसकी डेफिनेशन, किसी भी लिक्विड के अणुओं या मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को ही उसकी क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। यह इसकी एक और डेफिनेशन है कि पर यूनिट एरिया के अंदर, मतलब मान लेते हैं ये है, इसको पर यूनिट एरिया मान ले रहे हैं। पर यूनिट एरिया के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स को सरफेस से ऊपर तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उसकी क्या कहलाती है, सरफेस एनर्जी कहलाती है, या मॉलिक्यूल्स की स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हम जो वर्क डन करेंगे वो किसके फॉर्म में हो जाता है, स्टैटिक एनर्जी, और स्टैटिक एनर्जी को हम आगे क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी कहा जाता है। इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है, उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ABCD एक फ्रेम है। ABCD क्या है, एक फ्रेम है, इसकी लेंथ कितनी, L है, ठीक है। और ये किस में, लिक्विड पे। जब हम इसको किसी लिक्विड पे डुबो देते हैं, माना कि ABCD एक फ्रेम है जिसकी लेंथ कितनी, L है। जब हम इसको किसी लिक्विड पे डुबो देते हैं तो क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। मतलब कह सकते हैं हम C और D ये है, मगर यहाँ से इनिशियल CD कहाँ, थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इनिशियल CD ये है, वो बढ़कर कितना हो गया, C' और D' कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं dx, कितनी ले लेते हैं, dx। यहाँ से यहाँ तक की तो L है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम कहते हैं ABCD एक फ्रेम है जिसकी लेंथ L है। जब इसको किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन या साबुन के घोल में डुबोया जाता है तो सरफेस टेंशन के कारण इसमें क्या हो जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। तो CD साइड कहाँ थोड़ी आगे बढ़ जाती है, AD साइड बढ़ती है और BC साइड, वहाँ CD का डिफ्लेक्शन होता है C' और D' के फॉर्म में कितना, dx, कितना हो जाता है, डेल्टा x या dx हो जाता है, ठीक है, dx। तब हम जानते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फोर्स अपॉन लेंथ, ये पढ़ा है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, ठीक है। अब सरफेस फोर्स किससे डिनोट कर रहे हैं, F से, हाँ, और सरफेस टेंशन को T से, और लेंथ को दर्शाएंगे 2L से। 2L क्यों लिए यहाँ पे,
वो तो एल होना चाहिए था। वह याद रखें, जब सॉफ्ट सॉल्यूशन को हम इसमें फ्रेम को सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो इस साइड पे और इस साइड पे भी इफेक्ट करेगा। तो मतलब इसकी साइड देखेंगे आप, एल है तो दो साइड को टच करेगा तो कितना लेंगे, 2L लेंगे। तो ये हो गया 2L, एफ इज इक्वल टू टी इंटू 2L। ये आ गया हमारे पास फोर्स, क्या आ गया, फोर्स। ठीक है, अब वर्कडन, वर्कडन इज इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित दूरी। फोर्स कितना है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ है हमारे पास। देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा एक्स। तो हम कर देते हैं एफ कितना है हमारे पास आया, टी इंटू 2L इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे आप कि दो लीनियर डायमेंशन का इनटू है, लीनियर डायमेंशन का इनटू है, या दो विमाओं का गुणनफल को क्या कहते हैं हम, एरिया कहते हैं। और चेंज डी एक्स इसलिए क्या लगा दिया हमने, डेल्टा। तो ये हो जाएगा 2L इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। तो लिख देंगे, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ए। तो हम कह सकते हैं वर्कडन कितना आया, टी इंटू डेल्टा ए। ये वर्कडन ही आगे जाके क्या बनेगा, सरफेस एनर्जी का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे देख सकते हैं हम इसको, आगे जाके हम ऐसा भी कर सकते हैं, यदि डेल्टा ए को हम कितना मान लें, 1 मीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर मान ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू टी। तो हम कह सकते हैं पर यूनिट एरिया पर जितना सरफेस टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के। और यही क्या कहलाता है, उसकी सरफेस एनर्जी कहलाता है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है सरफेस एनर्जी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी में अगला टॉपिक है हमारा स्पर्श कोण और कांटेक्ट एंगल। ठीक है, तो देखते हैं हम स्पर्श कोण और कांटेक्ट एंगल हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम किसी कंटेनर या किसी बॉल में, मान लेते हैं ये दो कंटेनर है, ठीक है, तो लिक्विड भरते हैं। तो आप देखेंगे कुछ लिक्विड क्या होते हैं, मैनिकस, हम आगे पढ़ेंगे तो मैनिकस के हिसाब से कुछ लिक्विड देखना, और कुछ लिक्विड, सभी लिक्विड जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब हम किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ उसका कांटेक्ट कराते हैं तो उनकी जो ये किनारे होते हैं, क्या होते हैं, किनारे होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कर्व होते हैं, मुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, है ना, कुछ इस टाइप के दर्शाएंगे अंदर की ओर, है ना, मुड़े हुए से प्रतीत होते हैं। ये लिक्विड है अंदर, यहाँ भी लिक्विड है, ठीक है, अंदर की ओर मुड़े हुए या बाहर की ओर मुड़े हुए से प्रतीत होते हैं। आप देख सकते हैं, ये आगे समझ में आएगा, मैनिकस जब पढ़ेंगे हम तब। और यहाँ पे भी हम समझे कि स्पर्श कोण पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम बोलेंगे जब किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर या किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उनके जो किनारे होते हैं या एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से बैंड रहते हैं, क्या रहते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो इन मुड़े हुए किनारों से ही हम क्या निकालते हैं, स्पर्श कोण की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इस मुड़े हुए किनारे से एक टेंजेंट खींचे, क्या खींचा, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो इस स्पर्श रेखा तथा सॉलिड सरफेस के बीच में जो कोण बनता है, किसी भी लिक्विड की जो मुड़े हुआ सरफेस होता है, यदि उसमें से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, और उस स्पर्श रेखा और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श कोण या कांटेक्ट एंगल। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये देखा स्पर्श रेखा मतलब एक पॉइंट से होकर जाती, और ये, तो ये बन जाएगा यहाँ पे थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, संपर्क कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है कांटेक्ट एंगल या स्पर्श कोण। ठीक है, किसी भी लिक्विड की सरफेस से खींची गई स्पर्श रेखा तथा सॉलिड सरफेस के बीच के कोण को ही स्पर्श कोण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है केशिकत्व, केशिकत्व या कैपिलैरिटी। केशिकत्व या कैपिलैरिटी, तो ये क्या होती है, तो आप ध्यान से समझे, एक बहुत छोटे व्यास की या बहुत कम या नैरो डायमीटर की एक कांच की नली को क्या कहा जाता है, केस नली कहा जाता है। या इसकी डेफिनेशन ऐसे, केस नली बहुत छोटे व्यास की या डायमीटर की एक कांच की नली होती है या ट्यूब होती है
ठीक है। मान लो जैसे ये एक कांच की नली है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, जिसका व्यास बहुत कम होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपिलरी ट्यूब या केस नली। क्या कहा जाएगा, कैपिलरी ट्यूब या केस नली कहा जाएगा। अब केसी का तो पढ़ रहा है, तो अब देखेंगे हम, ये हमारा एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। इस केस नली को, मतलब ये बहुत कम व्यास की, ये छोटी सी इस टाइप की एक ट्यूब होती है कांच की। यदि इस केस नली को इसमें डुबोया जाता है, जब केस नली को किसी लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड की दो कंडीशन होती है। लिक्विड या तो केस नली में ऊपर की ओर चढ़ जाता है, या लिक्विड केस नली में नीचे की ओर उतर जाता है। ठीक है। जब हम किसी लिक्विड के किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबोते हैं तो वह लिक्विड केस नली के ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है। तो केस नली में लिक्विड के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को ही क्या कहा जाता है, केशिकत्व या कैपिलरिटी कहा जाता है। ठीक है। फिर से कि जब हम केस नली को, जो बहुत कम व्यास की कांच की नली होती है, को लिक्विड में डुबोते हैं तो वह लिक्विड या तो केस नली के ऊपर चढ़ता है या तो नीचे उतरता है। तो लिक्विड के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की इस घटना को ही क्या कहा जाता है, उसका केशिकत्व या कैपिलरिटी कहा जाता है। अब कौन सा लिक्विड लिक्विड केस नली में ऊपर चढ़ता है, कौन सा नीचे उतरता है, उसको देखते हैं। तो पहली चीज, जो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब को गीला कर देते हैं या वेट कर देते हैं या भिगो देते हैं। मतलब जैसे हम लेते हैं वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी सॉलिड चीज़ को क्या कर देता है, गीला कर देता है। तो जो लिक्विड केस नली को गीला कर देते हैं, वेट कर देते हैं, भिगो देते हैं, वो हमेशा कहाँ क्या करते हैं, केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। वो केस नली में ऊपर चढ़ते हैं। और जो लिक्विड उसे गीला नहीं कर पाते, जैसे इसमें हम एग्जांपल लेंगे वाटर का, वह लिक्विड जो केस नली को गीला नहीं कर पाते, लाइक मर्क्यूरी, वह केस नली में नीचे उतरते हैं। वाटर जो केस नली को गीला कर देंगे ऊपर चढ़ेंगे, और जो केस नली को गीला नहीं कर पाते हैं वो क्या होते हैं, केस नली में नीचे उतरते हैं। ठीक है। फिर से कि जो लिक्विड केस नली को गीला कर देते हैं वो लिक्विड केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, और जो लिक्विड केस नली गीला नहीं कर पाते वो लिक्विड केस नली में नीचे उतर जाते हैं। ठीक है। ये आता कैपिलरिटी, उसकी कंडीशन कि कौन से लिक्विड ऊपर चढ़ते हैं, कौन से लिक्विड नीचे उतरते हैं। अब देखते हैं मैनिकस। मैनिकस क्या होता है कि केस नली में जब लिक्विड ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं तो वो कुछ कर्व फॉर्म में या वक्राकार फॉर्म में अपना प्रारूप निर्धारित करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये केस नली है, इसमें कोई लिक्विड ऊपर चढ़ा है। जितने भी लिक्विड ऊपर चढ़ते हैं वो कौन सा मैनिकस बनाते हैं, कॉनकेव, अवतलाकार, अवतल। जो लिक्विड केस नली में नीचे उतरते हैं, लाइक जैसे ये तो H2O के लिए हो, पानी के लिए, जो लिक्विड केस नली में नीचे उतर जाते हैं, है ना, केस नली में नीचे उतर जाते हैं, जैसे मर्क्यूरी। ये देख सकते हैं आप कौन सा शेप है, कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ है ये, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, उत्तलाकार। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो लिक्विड केस नली में ऊपर चढ़ते हैं उनका मैनिकस कैसा बनता है, कॉनकेव, और जो लिक्विड केस नली में नीचे उतरते हैं उनका मैनिकस कैसा बनता है, कॉन्वेक्स। अब ये लिक्विड ऊपर कैसे चढ़ते हैं नीचे कैसे उतरते हैं केस नली में, उसको देख लेते हैं। पहला कंटेनर, इसमें भरा हुआ है H2O, जल। दूसरा कंटेनर, इसमें भरा हुआ है मर्क्यूरी, Hg। ठीक है। जब हमने केस नली इस पर डुबोई और इसमें भी केस नली को हमने डुबो दिया, तो आप देखेंगे कि लिक्विड जो H2O है इसका प्रेशर Pw, और ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा Pa। ठीक है। और ऐसे मर्क्यूरी में होगा Pm, मर्क्यूरी का प्रेशर बाहर होगा एटमॉस्फेरिक Pa। ठीक है। जब केस नली को हम
H2O में डुबोते हैं तो क्या होता है, H2O में डुबोने के कारण जो PW है, PW का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। हम कह सकते हैं PW का प्रेशर, मतलब वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सॉरी, वाटर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि पीए की वैल्यू ज़्यादा होती PW से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, केस नली जैसे अंदर डालते हैं तो प्रेशर डिफरेंस, मतलब दावांतर जनरेट होता है। तो इस दावांतर को पूरा करने के लिए जो लिक्विड नीचे जिसका प्रेशर कम होता है वो कहाँ चढ़ना चालू करता है, प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऊपर की ओर चढ़ना चालू करता है। ऊपर की ओर चढ़ना चालू करता है तो आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा है, पीए की। तो ये पीए ऊपर से क्या ज़्यादा फोर्स लगाएगा, पीए ऊपर से ज़्यादा फोर्स लगाएगा, वो पीडब्ल्यू नीचे से कम फोर्स लगा पाएगा, मगर ऊपर तो चढ़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है उसको प्रेशर डिफरेंस। तो पीडब्ल्यू की वैल्यू कम होगी, पीए की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए मेनिकस कौन सा बन जाएगा, अवतलाकार। और दूसरी चीज़, ये लिक्विड कहाँ चढ़ेगा, ऊपर। सेम कंडीशन यहाँ होती है। यहाँ पे क्या होता है, मर्क्यूरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाता है, ज़्यादा। मर्क्यूरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कम होने के कारण क्या होता है, वो इस केस नली में प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करना चाहता है, तो वो क्या करता है, केस नली में नीचे की ओर उतर जाता है। कहाँ हो जाता है, केस नली में नीचे की ओर। और नीचे की ओर आता है, आपको मालूम है नीचे कौन सा प्रेशर है, PM, जो क्या है, मैक्सिमम। तो ये ज़्यादा है तो ये ऐसा फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, ऊपर की फोर्स लगाएगा तो ऐसी आकृति बनेगी, इसलिए यहाँ पे मेनिकस क्या बनता है, कॉन्वेक्स। तो ये कंडीशन होती है प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है। जब वाटर की कंडीशन होती है तो उसमें वाटर का प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए लिक्विड ऊपर चढ़ता है और कॉनकेव मेनिकस बनाता है। सेम कंडीशन मर्क्यूरी के लिए होती है, बट यहाँ पे मर्क्यूरी का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जिससे के कारण प्रेशर डिफरेंस को पूरा करने के लिए एटमॉस्फेयर ज़्यादा प्रेशर लगाता है और लिक्विड को नीचे उतार देता है, और ये कौन सा मेनिकस बनाता है, कॉन्वेक्स मेनिकस बनाता है। तो ये कंडीशन होती है कैपिलारिटी में, जिससे लिक्विड ऊपर चढ़ता है या नीचे की ओर उतरते हैं। आई होप अभी तक जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो, या वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे आपको क्या टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं और जितने भी सब्जेक्ट में डाउट्स हैं सारे क्लियर किए जाएंगे। और अच्छे से देखिए वीडियो, एक दो बार देखिए, समझ में आएगा। नोट्स आपके लिए ग्रुप में अवेलेबल है, और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, उसमें नोट्स लिख के सेंड कर दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए वीडियो, पढ़ते रहिए।